प्राचीन भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है मौर्य वंश। इस चैप्टर के सारे टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें साम्राज्यों का उदय का यहाँ पे चित्र दिखाया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया गया। धनानंद को हराने का वर्णन मुद्रा राक्षस में है। नंद वंश के शासक धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की चाणक्य की सहायता से। विलियम जोन्स द्वारा सेंट्रो कोटस के रूप में पहचान किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का विलियम जोन्स द्वारा सेंट्रो कोटस के रूप में पहचान किया गया। अखिल भारतीय साम्राज्य 6 लाख की फौज की सहायता से जस्टिन के अनुसार किया था। चंद्रगुप्त पर वर्सेस सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ और दोनों में संधि हो गया। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र प्राप्त हुआ। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ। सेल्यूकस को 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दिया गया। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था। मौर्यकालीन प्रमुख शासक में जिसमें बिंदुसार 298 से 293 ईसा पूर्व में है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अमित्रचेटस या अमित्रघात यूनानियों द्वारा शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात या अमित्रचेटस यूनानियों द्वारा इसको संज्ञा दिया गया, शत्रुओं का नाश करने वाला बिंदुसार था। बिंदुसार सीरिया के शासक एंट्रियोकोटस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था इसके दरबार में। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंट्रियोकोटस ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक था। 273 ईस्वी में सत्ता प्राप्ति अशोक ने सत्ता प्राप्ति 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्ति किया। राज्याभिषेक जो 269 ईसा पूर्व में किया गया। 4 वर्षों तक सत्ता के लिए संघर्ष किया। अशोक ने 4 वर्षों के लिए सत्ता के लिए संघर्ष किया और राज्याभिषेक अशोक का जो हुआ 269 ईसा पूर्व में किया गया। सिंहासन सनारोहण से पूर्व उज्जैन एवं तक्षशिला का राज्यपाल था। अशोक जो सिंहासनारोहण के पूर्व उज्जैन एवं तक्षशिला का राज्यपाल था। अशोक पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेखों के द्वारा प्रजा से को संबोधित किया, यह अशोक पहला राजा था जिसने अभिलेख के द्वारा प्रजा को संबोधित किया। इसके अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी और भाषा था प्राकृतिक। इसके अशोक के अभिलेखों पर लिपि था ब्राह्मी, भाषा था प्राकृतिक। नेक्स्ट मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो है, मौर्य वंश जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व का काल मौर्य वंश का है। साहित्य साक्ष्य मिले हैं बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यवादन दीपवंश महावंश सिंहली वृत्तांत है। सिंहली वृत्तांत में दीपवंश और महावंश दिव्यवादन ये बौद्ध साहित्य के साक्ष्य है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। जैन साहित्य में कल्पसूत्र परिशिष्ट पर्वन कल्पसूत्र से मौर्य वंश के बारे में जानकारी साहित्य साक्ष्य के अनुसार मिलता है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो है चाणक्य विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, उसके अनुसार मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। नेक्स्ट भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। विष्णुगुप्त चाणक्य को भारत का मैकियावेली। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त जो था, गुप्त साम्राज्य की लिखित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। इससे भी चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जानकारी मिला है। इसमें भी पुराण से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिला। अहनानूर व पुरानानूर तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय का जानकारी मिला है। अहनानूर व पुरानानूर तमिल ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय का वर्णन मिला है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का बहित कथा मंजरी क्षेमेंद्र का, इस दोनों से भी प्राप्त हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कथा सरिता सागर से जिसको सोमदेव ने लिखा था, इससे भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट विदेशी विवरण इंडिका मेगास्थनीज का जो है, इंडिका से पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का जानकारी मिलता है। इंडिका मेगास्थनीज का जो पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन का वो जानकारी मिलता है। निरियाकस स्ट्रोबो कार्टियस, इन लोगों के द्वारा भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य जो है,
पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेख से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। पोलिस वाले मृदभांड है, स्तूप एवं गुफा भवन है, पंचमार्क सिक्के मुद्रा आदि से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, पोलिस वाले मृदभांड, स्तूप एवं गुफा भवन, पंचमार्क सिक्के मुद्रा, ये सभी अन्य। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख की 5 श्रेणी था। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियां जो है, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख। अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियां थी। दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, ये अशोक के अभिलेखों की 5 श्रेणियां थी। मास्की लघु शिलालेख अशोक के बुद्ध शाक्य तथा अशोक नाम उल्लेखन मिलता है। मास्की लघु शिलालेख से अशोक के बुद्ध शाक्य तथा अशोक का नाम उल्लेखन मिलता है, मास्की लघु शिलालेख से। भाब्रू या वैराट शिलालेख से प्रियदर्शी, अशोक का नाम प्रियदर्शी जो मिला या भाब्रू या वैराट शिलालेख में मिला, प्रियदर्शी। भाब्रू या वैराट शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी पता चला है। नेत्तुर या उडेगोलम में, नेत्तुर या उडेगोलम अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख है, अशोक के नाम का उल्लेख है नेत्तुर या उडेगोलम में। गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख है, गुजरा में अशोक के नाम का उल्लेख और नेत्तुर उडेगोलम में, नेत्तुर या उडेगोलम अभिलेख और गुजरा अभिलेख दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख जो थे धम्म का सिद्धांत दिया था। अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धम्म का सिद्धांत दिया। अभिलेख जो था 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा गया जेम्स प्रेसियम के द्वारा। अशोक का अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा जेम्स प्रेसियम ने। अशोक के जो अभिलेख हैं इसमें शिलालेख जो है मुख्य शिलालेख और लघु शिलालेख। मुख्य शिलालेख है जो है अशोक का मुख्य शिलालेख है 14 विभिन्न लेखों का समूह है। 14 विभिन्न लेखों का समूह है, इसमें 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। 8 स्थान से प्राप्त हुआ मुख्य शिलालेख जो है अशोक का, यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। लघु शिलालेख 18 स्थान से प्राप्त हुआ, लघु शिलालेख 18 स्थान से, और मुख्य शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का समूह जो 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट स्तंभ लेख जो है दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, और गुहा लेख जो है गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। गुहा लेख में गुफाओं में उत्कीर्ण लेख दिए गए हैं। नेक्स्ट 14 बृहत शिलालेख जो है जिसमें पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। चोल पांडे सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा की गई दूसरे शिलालेख में। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चोल पांडे सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा दूसरा शिलालेख में है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे करने का आदेश है। अशोक के तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश था तीसरा शिलालेख में। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। अशोक का भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा चौथे शिलालेख में है। पांचवा शिलालेख जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया है। अशोक के 5वें शिलालेख में, चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जानकारी है। नेक्स्ट अशोक का 5वां शिलालेख जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। अशोक के 5वें शिलालेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। अशोक का 5वां शिलालेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। छठा जो अशोक का छठा अभिलेख जो है शिलालेख है जिसमें प्रतिवेदन की चर्चा किया गया। प्रतिवेदन की चर्चा अशोक के छठे शिलालेख में किया गया है। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा। अशोक के 7वां शिलालेख में सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता की घोषणा किया गया है। अशोक के 8वें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख जो 8वें शिलालेख में है जिसमें बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख है। अशोक के 8वें शिलालेख में बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है। सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है 8वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है। अशोक के 9वें शिलालेख में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा की गई है। 10वां शिलालेख जो अशोक का, इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया 10वां शिलालेख में। अशोक के 10वें शिलालेख में ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। नेक्स्ट 11वां शिलालेख, अशोक का 11वां शिलालेख जो है धम्म नीति की व्याख्या किया गया। अशोक के 11वां शिलालेख में धम्म नीति का व्याख्या,
धम्म नीति की व्याख्या 11वां शिलालेख में। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। सर्व सर्व सर्वधर्म संभव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा जो है 12वां शिलालेख में। अशोक के 12वें शिलालेख में सर्वधर्म संभव एवं स्त्री महामात्रों की चर्चा किया गया है। 13वां शिलालेख जो है अशोक का, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। अपराध करने वाले आठविक जातियों का उल्लेख। अपराध करने वाले आठविक जातियों का उल्लेख 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में आप अपराध करने वाले आठविक जनजातियों का उल्लेख, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में। 14वां शिलालेख जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। 14वां शिलालेख में, अशोक के 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है अशोक द्वारा लघु शिलालेख। अशोक का जो लघु शिलालेख है उसमें है शिलालेख और स्थान। शिलालेख है एरगुडी। एरगुडी शिलालेख जो प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश से। एरगुडी शिलालेख का आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ। ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। सिद्धपुर शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ। सिद्धपुर शिलालेख कर्नाटक से। जतिंग रामेश्वर कर्नाटक से। जतिंग रामेश्वर शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। गोवी मठ शिलालेख कर्नाटक से। गोवी मठ शिलालेख भी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राजुस राजुस मंडरी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ। राजुस मंडरी जो है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। राजुस मंडरी शिलालेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मास्की शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। मास्की शिलालेख कर्नाटक से प्राप्त हुए। ये सभी लघु शिलालेख हैं। गुजरा जो है मध्य प्रदेश से। गुजरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। रूपानाथ रूपानाथ शिलालेख मध्य प्रदेश से। रूपानाथ शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान से प्राप्त हुआ। भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश में। अहरौरा शिलालेख है। सासाराम में बिहार में। सासाराम बिहार में शिलालेख। सासाराम शिलालेख जो है बिहार में। सासाराम शिलालेख बिहार में। अशोक का बिहार में एकमात्र शिलालेख जो था सासाराम में है। नेक्स्ट पंगुरिया शिलालेख मध्य प्रदेश में। पंगुरिया शिलालेख मध्य प्रदेश में। सन्नति शिलालेख कर्नाटक में। सन्नति शिलालेख कर्नाटक में। पांगुड़ी गुंडू शिलालेख कर्नाटक में। पालकी गुंडू शिलालेख कर्नाटक में। तो अशोक के लघु शिलालेख जो है कर्नाटक में जो प्राप्त हुए हैं वे हैं ब्रह्मगिरी शिलालेख, सिद्धपुर शिलालेख, जतिन रामेश्वर शिलालेख, गोवी मठ शिलालेख, मास्की शिलालेख और है सन्नी शिलालेख और पालीगुड शिलालेख। अशोक के जो लघु शिलालेख है उसमें आंध्र प्रदेश से जो प्राप्त हुए हैं एयरगुड्डी शिलालेख, राजुल मंडगिरी शिलालेख, और हैं हो गया। मध्य प्रदेश से अशोक के लघु शिलालेख जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए वे शिलालेख हैं गुजरा शिलालेख और है रूपनाथ शिलालेख। गुजरा, रूपनाथ और पंगुरिया शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। अशोक की लघु शिलालेख में जो है गुजरा शिलालेख, पंगुरिया शिलालेख और ये है रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान से अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए वे हैं भाबरू शिलालेख राजस्थान से, और उत्तर प्रदेश से अहरौरा शिलालेख बिहार, और बिहार में सासाराम शिलालेख है। अशोक के लघु शिलालेख जो है बिहार में सासाराम शिलालेख है, उत्तर प्रदेश में अहरौरा शिलालेख है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अशोक के दीर्घकालीन स्तंभ लेख। अशोक का दीर्घकालीन स्तंभ लेख है जो मिला है वह है इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, टोपरा दिल्ली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। मेरठ दिल्ली से उत्तर प्रदेश से अशोक के दीर्घकालीन स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, टोपरी दिल्ली हरियाणा, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। लौरिया नंदगढ़ बिहार में अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख जो है लौरिया नंदगढ़ बिहार में है। लौरिया ऑरेंज बिहार में, रामपुरवा बिहार में। ये अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख हैं, जबकि अशोक के लघु शिलालेख जो थे यह सासाराम बिहार में है। जबकि अशोक के दीर्घतम स्तंभ लेख जो है ये है रामपुरवा बिहार में, लौरिया ऑरेंज बिहार में, लौरिया नंदगढ़ बिहार में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अशोक के दीर्घकालीन स्तंभ लेख है। टोपरा दिल्ली में हरियाणा के, मेरठ दिल्ली में उत्तर प्रदेश में। ये है अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख है। नेक्स्ट अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के लघु स्तंभ लेख जो है इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। अशोक के लघु स्तंभ लेख में इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रुम्नदेई नेपाल की तराई में। आर्थिक अभिलेख है। आर्थिक अभिलेख जो है रुम्नदेई नेपाल की तराई में है। निगली सागर नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में दो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं, जिसमें रुम्नदेई ये आर्थिक अभिलेख है और दूसरा है निगली सागर नेपाल की तराई में स्थित है।
अशोक के लघु स्तंभ लेख जो इलाहाबाद में, कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है। नेक्स्ट है सहगौरा सहगौरा ताम्रपत्र। सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में प्राप्त होता है। सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक लेखों में से एक है। सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख प्राकृतिक भाषा में इसमें था, भाषा इसकी प्राकृतिक थी। सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख का भाषा प्राकृतिक था, लिपि ब्राह्मी था। इसपे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी, शासनकाल की जानकारी सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी, शासनकाल की जानकारी मिलता है। दुर्भिक्ष से राहत एवं बचाव हेतु अन्नागार की स्थापना का विवरण यहाँ पे मिलता है सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से। दुर्भिक्ष के राहत एवं बचाव हेतु अन्नागार की स्थापना का विवरण मिलता है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी में सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख का बारे में मिला है। भारत के सबसे प्राचीन प्रशासनिक लेखों में से एक है सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। भाषा इसकी प्राकृतिक थी, लिपि ब्राह्मी था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की जानकारी सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। दुर्भिक्ष के राहत एवं बचाव हेतु अन्नागार की स्थापना का विवरण भी है सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट अशोक का कलिंग युद्ध एवं धम्मनीति। अशोक का कलिंग युद्ध और धम्मनीति में कलिंग युद्ध जो थे 261 ईसा पूर्व में, अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। राज्याभिषेक में के 8वें वर्ष के पश्चात, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक का। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति पालन किया था। भेरी घोष का मतलब होता है भौतिक विजय की नीति का त्याग करना, भौतिक विजय की नीति का त्याग करना। भेरी घोष का मतलब होता है भौतिक विजय की नीति को त्यागना, और धम्म घोष का नीति सांस्कृतिक विजय पाने की नीति पर कार्य करना। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति कलिंग युद्ध के समय। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचार में महामात्र नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्ति बौद्ध अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार महामात्र नामक अधिकारियों को नियुक्ति किया गया और धर्म प्रचारक भेजे, जिसमें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। 251 ईसा पूर्व में तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। अध्यक्ष इसके थे मोगलीपुत्स्य। कार्य था अभिधम्म पिटक की संकलन करना। अभिधम्म पिटक की संकलन अशोक के तीसरे बौद्ध संगति में थी। बौद्ध के तीसरे संगति में अशोक ने कार्य किया, अभिधम्म पिटक का संकलन किया। अध्यक्ष इसके मोगलीपुत्स्य थे। पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में किया गया था यह तीसरा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में राजा जो शीर्ष पर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन अधिक केंद्रीकृत था शीर्ष पर राजाओं में। राजा जो होते थे धर्म परिवर्तक होते थे। सामाजिक व्यवस्था का संचालक कौटिल्य के अनुसार राजा होते हैं धर्म परिवर्तक होते हैं, सामाजिक व्यवस्था का संचालक होते हैं। शीर्ष अधिकारी जो होते थे मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में, शीर्ष अधिकारी जो होते तीर्थ विभाग, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थकों का वर्णन है। शीर्ष अधिकारी में तीर्थ या विभाग में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थकों का वर्णन किया गया। नगद वेतन इनको दिया जाता था शीर्ष अधिकारी को। मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि होते थे। शीर्ष अधिकारी में मंत्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज आदि होते थे। नेक्स्ट संदेशवाहक जो होते थे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में, संदेशवाहक जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना इनका कार्य था। अधिकारियों के कार्य पर दृष्टि रखते थे। अधिकारियों के कार्य पर दृष्टि रखते थे संदेशवाहक, जिसको महत्वपूर्ण अधिकारी भी कहते थे। नेक्स्ट अधिकारी जो होते थे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी सन्निघाता जो होते थे, कोषाध्यक्ष को सन्निघाता कहते थे। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में सन्निघाता को कोषाध्यक्ष कहते थे। समाहर्ता को कर संग्राहक समाहर्ता अशोक के शासनकाल में। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी में संधिहार्ता को कोषाध्यक्ष, समाहर्ता को कर संग्राहक कहते थे। साम्राज्य में 5 बड़े प्रांत विभाजित किए गए थे। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें था पहला अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, सांची, कलिंग, प्राची और कलिंग। ये मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को 5 बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ था। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा सप्तंग सिद्धांत का प्रकाशन किया गया था। कौटिल्य के द्वारा सप्तंग सिद्धांत प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व दिए गए थे, जिसमें पहला था राजा, जिसे स्वामी कहते थे। दूसरा सचिव, अमात्य कहलाता था। तीसरा क्षेत्र, जिसे जनपद कहते थे। चौथा किला, जो दुर्ग कहलाता था। 5वां खजाना, जो कोषा होता था। और 6ठा सेना, दंड
अधिकारी, दंड अधिकारी को सेना कहते थे। सातवां मित्र, जो मित्र होता था। तो कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया, जिसमें प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व दिए गए। राजा, जो राजा स्वामी होता था। सचिव को आमत्य कहा गया अधिकारी। क्षेत्र को जनपद अधिकारी। किला को दुर्ग अधिकारी। खजाना को कोष अधिकारी। सेना को दंड अधिकारी। मित्र को मित्र अधिकारी। विभिन्न विधि के 4 स्रोत हैं। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं। कौटिल्य के अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। विधि के 4 स्रोत हैं कौटिल्य के अनुसार: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। नेक्स्ट, न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन मौर्य मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायिक प्रशासन जो था, न्यायालय था, फौजदारी, प्रदेष्टा, कंटक शोधन। फौजदारी में जो होते हैं प्रदेष्टा कंटक शोधन होते थे। दीवानी मामले में न्यायालय में, फौजदारी मामले में प्रदेष्टा कंटक शोधन होते थे। दीवानी मामले में व्यवहारिक, धर्मस्थनीय या धर्म स्थानीय होते थे। जिला न्यायालय रज्जुक कहलाते थे। जिला न्यायालय को रज्जुक। गोपा को हिसाब का लेखाकार गोपा कहते थे। अक्षय पटलाध्यक्ष को महालेखाकार कहते थे। अक्षय पटलिक को महालेखाकार कहते थे। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में नगरक को शहर प्रशासन के लिए यूज किया जाता है। नगरक होते थे न्यायिक प्रशासन में। नगरक जो थे शहर प्रशासन के लिए। सीता अध्यक्ष जो थे राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहते थे। मौर्य प्रशासनिक काल में सीता अध्यक्ष जो थे यह राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष होते थे। नगरक शहर प्रशासन के लिए थे। अक्षय पटलिक जो थे महालेखाकार होते थे। गोपा हिसाब का लेखाकार होते थे। जिला न्यायालय को रज्जुक कहते थे। दीवानी व्यवहारिक, धर्मस्थनीय या धर्मस्थानीय होते थे। फौजदारी के लिए प्रदेष्टा कंटक शोधन होते थे। संस्था अध्यक्ष जो होते थे व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष जो होते हैं व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होते थे। नवाध्यक्ष जो जहाजों का हिसाब करते थे उनसे नवा अध्यक्ष कहते थे। शुल्का अध्यक्ष को व्यापार कर वसूलने वाले को शुल्का अध्यक्ष कहते थे। धम्म महापात्र में धर्मों के पालन की जांच के लिए धम्म महापत्र की व्यवस्था की गई थी। अश्व अध्यक्ष जो थे घुड़सवार सेना के अधिकारी को अश्व अध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य शासन काल में प्रांतीय प्रशासन जो था, इसमें प्रांतीय प्रशासन में प्रांत के बाद मंडल, मंडल से जिला, जिला से ग्राम बनता था। जिला जो होता था अधिकारी, जिला के अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक या युक्तक कहलाते थे। जिला के अधिकारी प्रादेशिक, रज्जुक या युक्तक कहलाते थे। ग्राम में सबसे छोटी इकाई था। मौर्य प्रशासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई, प्रधान इसका ग्रामिक या ग्रामिका कहलाता था। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन थे। प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार या आर्यपुत्र के अधीन थे। साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा घाटी बंगाल तक था। साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा घाटी बंगाल तक था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक था। मौर्य का जो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक था। साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा घाटी बंगाल तक था। इसमें अच्युत प्रदेश जो पाटलिपुत्र के जो थे उत्तरा पथ में तक्षशिला था। पाटलिपुत्र प्रदेश का जो उत्तरी पथ को तक्षशिला, दक्षिणा पथ स्वर्णगिरी था और अवंती जो था उज्जैनी था, कलिंग तोसली था। पूर्वी पथ में कलिंग तोसली और पश्चिमी पथ अवंती था, उज्जैनी था। प्राच्य प्रदेश पाटलिपुत्र का जो व्यवस्था था, उत्तरा पथ में तक्षशिला, दक्षिणा पथ में स्वर्णगिरी और पश्चिमी पथ में अवंती उज्जैनी, पूर्वी पथ में कलिंग को तोसल था। नेक्स्ट है इसमें नगर प्रशासन। इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन जो था मौर्य काल में मेगास्थनीज द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया। मेगास्थनीज के द्वारा पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन एस्ट्रोनोमई नगर का प्रमुख, एस्ट्रोनोमई को नगर का प्रमुख, एग्रोनोमई जिला अधिकारी, एग्रोनोमई को जिला अधिकारी कहते थे। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा होते थे। 6 समिति इसमें था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह में था। मेगास्थनीज के पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन के बारे में बताया गया, जिसमें एस्ट्रोनोमी को नगर प्रमुख और एग्रोनोमई को जिले का अधिकारी कहते थे। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा था। इसमें 6 समितियां होती थी और जिसके प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो जो 6 समितियां थी उसमें से प्रथम समिति जो थी यह जल सेना की व्यवस्था था। इसमें प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था करता था। दूसरा समिति जो होता था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। तृतीय समिति जो था पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। तृतीय समिति। चतुर्थ समिति जो था अश्वरोही सेना की देखरेख। चतुर्थ समिति
पांचवी समिति जो था, या पंचम समिति गज सेना की देखरेख करता था। छठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। तो 6 समिति 30 सदस्यों की समूह था, जिसमें 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो पहला समिति जल सेना की व्यवस्था, दूसरा समिति में यातायात और रसद की व्यवस्था, तीसरा पैदल सैनिक को देखरेख, चौथी समिति में अश्वारोही सेना की देखरेख, पांचवा में गज सेना की देखरेख, छठी में रथ सेना की देखरेख की जाती थी। सैन्य प्रशासनिक है जो सैन्य छावनियों को गुल्म एवं सैनिकों के वेतन को गुल्मदेह कहते थे। सैन्य मौर्य प्रशासन में सैनिक छावनियों को गुल्म कहते थे एवं सैनिकों के वेतन को गुलमय कहते थे। पिलगनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो थी 6 लाख पैदल सिपाही थे। पिलगनी के अनुसार पिलगनी पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी, 80,000 अश्वचालित रथ अन्य स्रोत के अनुसार है। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन जो था पिलनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी, 8,000 अश्वचालित रथ थे। अन्य स्रोत के अनुसार पता चला है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति जो था, राजकीय मुद्रा मौर्यकालीन का राजकीय मुद्रा पन था। राजकीय भूमि सीता, मौर्य प्रशासन में राजकीय मुद्रा पन कहलाता था। राजकीय भूमि को सीता कहते थे। आहत जो होता था मुद्राएं प्रचलित था। आहत मुद्राएं प्रचलित था मौर्य काल में, जिसमें चांदी की बनी हुई थी। आहत मुद्रा जो थी चांदी की बनी हुई थी। मोर, पर्वत, अर्धचंद्र अंकित होते थे इसमें। आहत मुद्रा जो थी चांदी की बनी होती थी, उसके ऊपर में मोर, पर्वत, अर्धचंद्र अंकित होते थे। कृष्ण 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 कृषापनन कृष्णापन तथा धरन, ये चांदी का सिक्का होते थे मौर्य काल में। कृषापन तथा धरन चांदी के सिक्के होते थे। काकनी काकनी तथा अर्ध काकनी तांबे के सिक्के थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल में काक का, काकनी तथा अर्ध काकनी तांबे के सिक्के थे। कृष्णपन तथा धरन चांदी के सिक्के थे। आहत चांदी की बनी हुई मुद्रा थी, जिसमें मोर, पर्वत, अर्धचंद्र अंकित होते थे। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र सोना, कीमती पत्थर एवं कम कम्ब कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो था सोना, कीमती पत्थर एवं कंबलों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट, कर जो था इसमें मौर्य मौर्य काल में कर उपज के चौथे भाग से छठा भाग, उपज के चौथे भाग में छठा भाग लिया जाता था। कर मूल्य को कम कर दिया गया था। कर मूल्य को कम किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। मौर्य काल में मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 कर अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जिसमें राज्य की आर्थिक गतिविधि का नियमन होता था। मौर्य काल में भरूच बंदरगाह जो पश्चिम में था, ताम्रलिप्त बंदरगाह पूरब में था। मौर्य प्रशासन में बंदरगाह दो थे, भरूच पश्चिम क्षेत्र में, ताम्रलिप्त बंदरगाह पूरब क्षेत्र में था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति जो था, मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय वर्ण 7 भागों में बटा हुआ था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर या गवाले, सैनिक, कारीगर या शिल्पी, निरीक्षक या सभासद होते थे। मेगास्थनीज के द्वारा जो 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, उनमें वे थे दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, सैनिक, कारीगर या शिल्पी, निरीक्षक और सभासद होते थे। 7 जो वर्ग तो विभाजित किया गया था। स्त्रियों को पुनः विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। स्त्रियों को पुनः विवाह एवं नियोग की अनुमति मौर्य काल में था। मेगास्थनीज एवं स्ट्रोबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। मेगास्थनीज और स्ट्रोबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। नोट, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों के संग्रह को प्रकाशित किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों के संग्रह को प्रकाशित किया था, 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौटिल्य। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति में कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में जो था, मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है, जिसमें है अम्बट्ठ, निषाद, मागध, सूत और वेन आदि हैं। मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है, जिसमें है अम्बष्ट, निषाद, मगध, सूत और वेन आदि जाति का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज के अनेक वर्ण संकर जाति का उल्लेख है, जिसमें अम्बष्ट, निषाद, मगध, सूत और वेन आदि का उल्लेख है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेख के संग्रह को प्रकाशित किया था। मेगास्थनीज के द्वारा जो 7 वर्ग में विभाजित किए गए थे,
दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, सैनिक, कारीगर, शिल्पी या निरीक्षक या सभापद होते थे। नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य।